चलो गाइस 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 लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे थे आप लोग। टाइप्स ऑफ कंपनीज में अपन लोग लास्ट में डिस्कशन कर चुके थे। प्राइवेट पूरा हो गया था, ये भी हो गया था ना। ठीक है, अपने को स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन करना था। कम डाउन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। ऊपर कुछ रह गया था इसमें, बाकी था। चलिए ठीक है, अच्छा एक बार वापस बात कर लेते हैं। इसमें नोट्स बोला था पढ़ाने के लिए और ऊपर ये लास्ट है। चलिए एक मिनट अपन देख लेते हैं नोट्स। अच्छा नोट्स में आप पढ़ रहे थे प्राइवेट कंपनी में, जो मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी, प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉइंट शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज सिंगल। व्हाई वी डू दिस? क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स रेस्ट्रिक्टेड है अप टू 200। अगर आपने इन 200 के मेंबर्स में भी जॉइंट मेंबर्स को अलग अलग गिनना चालू किया, आपके नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत जल्दी 200 के पार चले जाएंगे। हेंस जॉइंट टू बी ट्रीटेड एज वन। नेक्स्ट, शेयर्स हेल्ड बाय पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज। अब एक बात समझना है इसके अंदर, कभी भी आप कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं, कभी भी अपन ने ये नहीं बोला कि उनके मैक्सिमम एम्प्लॉइज भी 200 हो सकते हैं। ये तो कहीं की भी लिमिट नहीं थी, मैक्सिमम एम्प्लॉइज कितने भी हो सकते हैं। नाउ एवरी कंपनी wants to motivate their clients employees, and to motivate them they share the prosperity. To motivate them they share the prosperity. अब जो अपन कहते हैं they share the prosperity, इसका मतलब क्या है? They give you shares of the company. अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी कंपनी डिमांड में आएगी तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी। अगर शेयर्स बढ़ेंगे तो ये आपका भी फायदा होगा, इसीलिए हम आपको शेयर्स दे रहे हैं। तो आपके लिए शेयर्स की प्राइस का बढ़ना एक एडिशनल हो जाता था ओवर एंड अबाउ योर सैलरी। इसी वजह से आप बड़ा कनेक्टेड फील करोगे और बहुत ज्यादा काम करोगे। तो इसी चीज को जो आप फ्री में शेयर्स दे रहे हो, इसको आप लोग या तो ईसॉप बुलाते हैं, अगर आपने सुना हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम, या फिर आप बुलाते हैं कि अगर उसने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो उसे रेम्यूनरेट करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। ये दो चीजें। अब अगर आप एक प्राइवेट कंपनी को ये चीज नहीं करने दोगे तो कभी भी कोई एम्प्लॉय वहां पे मोटिवेट नहीं होगा, कनेक्टेड फील नहीं करेगा। एंड एट द सेम टाइम कोई इंसान प्राइवेट कंपनी क्यों ज्वाइन करेगा जब उसे पता है कि ना उसे वहां पे कोई स्टेक मिलने वाला है ना कोई बेनिफिट्स। इसीलिए आप लोगों ने क्या बोला, आपने कहा एक काम करो, प्राइवेट कंपनी इज एलिजिबल टू इशू ESOP as well as sweat equity shares, और उसके जो भी एम्प्लॉइज हैं जो अभी करंट है उनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। एट द सेम टाइम जब ये बंदे जॉब छोड़ देंगे, मतलब हमारे एक्स एम्प्लॉइज बन जाएंगे, तब भी इनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। सर एक्स एम्प्लॉइज को क्यों नहीं गिना जा रहा? क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट दैट यू कैन नॉट एक्सपेल अ मेंबर, एक्सपल्जन ऑफ मेंबर इज नॉट अलाउड। ये आपका एम्प्लॉय था, साथ साथ में आपका मेंबर भी था। ये आपका एम्प्लॉय था, साथ साथ में आपका मेंबर भी था। ऐसे केस के अंदर आप अपने मेंबर को कभी भी एक्सपेल नहीं कर सकते, इसीलिए प्रेजेंट और एक्स एम्प्लॉइज आर नॉट काउंटेड इनटू द टेन्योर ऑफ, इनटू द टोटल नंबर ऑफ 200। नहीं, राइट टू ट्रांसफर इज रेस्ट्रिक्टेड। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ के अपना ट्रांसफर करते हैं ना। थर्ड, मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 200 लोग। डायरेक्टर कितने होने चाहिए? कम से कम 2। डिपॉजिट्स, एक प्राइवेट कंपनी में प्लीज याद रखिएगा, ना एक प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट्स इनवाइट कर सकती है, ना विदाउट इनवाइट डायरेक्ट उन्हें एक्सेप्ट कर सकती है। ये केस हुआ था क्योंकि पहले का रेस्ट्रिक्शन कहता था दैट अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक। तो एक बार उन लोगों ने लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा हमने तो इनवाइट किया ही नहीं था। टू विच द फाइनल क्लैरिफिकेशन केम, नाइदर इनवाइट नॉर एक्सेप्ट। श्योर इनफ,
लेट्स गो हेड नाउ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम यहां से कन्वर्जन का क्वेश्चन आया था, तो कन्वर्जन के लिए पहले इनकॉर्पोरेशन सीखना जरूरी है। अच्छा, अब है ना 2 मिनट आराम से समझना है इस चीज को। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आई विल सिट फॉर इट एंड आई विल मेक यू एक्सप्लेन। आप आराम से एक चार्ट देखना और सिर्फ चार्ट देख के समझना कि अपन क्या करने जा रहे हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त अच्छा, अपन एक फैक्ट बात करते हैं। आप एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, आप एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो, इसका मतलब है क्या क्या चीजें आपको जरूरी पड़ेंगी। यहां पे इसने बोला यार एक आपका नेम, सही बात है। दूसरा आपको आपका पूरा एमओए और एओए बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपने पहले भी सुनी हुई है, इसके अंदर मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा। पहले मैं आपको कुछ पायलट व्यू दे रहा हूं, उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। अब आज के टाइम पे अगर अपन बात करें तो 2 तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। एक स्पाइस 32, आज के टाइम में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है स्पाइस 32 से। दूसरा एक और इंटीग्रेटेड फॉर्म है INC 29। INC 29 और स्पाइस 32, ये 2 इनकॉर्पोरेशन के तरीके हैं। सर दोनों में से कोई मैंडेटरी है क्या? नहीं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी यू आर मेकिंग एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड यू हैव, आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्म ऑप्ट कर सकते हैं। सर दोनों फॉर्म की खूबी क्या है? दोनों ही इंटीग्रेटेड फॉर्म्स है। क्या है? इंटीग्रेटेड फॉर्म्स। अब जब कभी मैं कहता हूं कि यार ये लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म्स है, इसका मतलब क्या है? एनीवन? Anyone who wants to explain what is an integrated form? एक ही फॉर्म के अंदर आपके सारे के सारे फॉर्म खत्म हो जाएंगे। नाम भी इसी में अप्लाई हो जाएगा, डायरेक्टर्स का डिन भी इसमें आ जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर भी इसी में मांग लेना, एमओए एओए भी इसी में सबमिट कर देना। इसका मतलब है कि एक ही इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर द कंप्लीट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सर तो हमने कौन सा पढ़ना है? अपन प्राइवेट के अंदर एक पढ़ेंगे, पब्लिक के अंदर एक पढ़ेंगे, ताकि आपको दोनों का दोनों स्ट्रक्चर आ जाए। स्पाइस 32 कैसा चलता है और ये भी कैसा चलता है। अच्छा, ये जो आप फॉर्म पढ़ रहे हो स्पाइस 32 या INC 29, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है किस चीज के लिए? इनकॉर्पोरेशन के लिए। यहां तक सब साथ हो? अच्छा, जब आप नेम अप्लाई करने जाते हो ना, एक अलग से जब अपन बात कर रहे हैं, नाम अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। नाम अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक होता है आप रन फैसिलिटी यूज करो। कौन सी? रन फैसिलिटी आपको कहां मिलेगी? सर MCA की वेबसाइट पे। सर नया क्या है? थोड़ी फास्ट है, क्विक रन करती है, जल्दी से आप जो लोग नाम चेक करना चाह रहे हो जल्दी से चेक करके आपको बता देती है। तो रन फैसिलिटी एक नया तरीका निकला है जो MCA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप नाम रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा सर, उसके अलावा जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, INC 1 फाइल करके भी आप लोग नाम अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने पहले भी कभी ना कभी सुनी है, ठीक है। अभी तक आई एम नॉट स्टार्टिंग, मैं सिर्फ आपको कुछ वर्ड से वाकिफ करवा रहा हूं जो आने वाले हैं, ठीक है। स्पाइस 32 और INC 29 कौन से फॉर्म है? इंटीग्रेटेड फॉर्म है। नाम अप्लाई करने के 2 तरीके, रन, INC 1। सर हम कौन सा पढ़ेंगे? एक में रन, एक में INC 1, ताकि तुमको दोनों का आइडिया आ जाए। सर अपन ऐसा अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? मान लो कल उसने कोई स्पेसिफिक फॉर्म के ऊपर तुमको इनकॉर्पोरेशन करने के लिए बोल दिया, तो खाली दोनों ही फॉर्म में खाली फॉर्म नंबर चेंज करना होगा, बाकी प्रोसीजर एंटायरली सेम चलता है। सर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने आपको बोला इनकॉर्पोरेट अ कंपनी बाय यूजिंग स्पाइस 32, तब भी यही बनाना है जो मैं अभी सिखाने वाला हूं। अगर उसने बोला इनकॉर्पोरेट अ कंपनी बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड फॉर्म INC 29, तब भी आपको यही बनाना है। अगर वो तुमको स्पेसिफिकली बोल रहा है कि नाम रिजर्व करने के लिए आपको रन फैसिलिटी यूज करनी है, तो रन फैसिलिटी के हिसाब से बताओ। नहीं बोल रहा तो तुम आराम से कोई भी तरीके से बता सकते हो, इट्स योर चॉइस, एकदम ठीक है। सर दोनों ही इंडिया में प्रैक्टिस होते हैं क्या? दोनों इंडिया में प्रैक्टिस होता है, ऐसा भी नहीं कि एक नहीं होता एक नहीं होता। रन नया है, एज अगेंस्ट INC 1 पुरानी प्रैक्टिस है। श्योर? अच्छा सर इसमें जो नंबर ऑफ डेज है जो रिजर्वेशन के होते हैं उनमें फर्क आएगा क्या? यस, उसमें फर्क आएगा। तो अब इसके आगे के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा, वो अपने को भी पढ़ना है। हाउएवर ये कुछ बेसिक मतलब समझ में आ गए जो अपन इनकॉर्पोरेशन के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
बिफोर एनीवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? ओके, आप साइंस है। अच्छा, और जिन्होंने फाउंडेशन ना दिया हो, एनीवन? सबने फाउंडेशन दिया है, आपने फाउंडेशन नहीं दिया, ठीक है। तो अब एक दो टर्म्स और सुन लीजिए जो बहुत जरूरी है अपने लिए समझना। अच्छा, आप जब बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रमोटर। हु इज अ प्रमोटर? द पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया एंड वर्क्स अंटिल द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। श्योर ना? अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, प्रमोशन क्या होता है? ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय द प्रमोटर इज प्रमोशन। और इसका प्रमोशन जब खत्म होता है तो कंपनी क्या हो जाती है? इनकॉर्पोरेट। उसी को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। तीनों टर्म्स क्लियर है? प्रमोटर, द पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया एंड वर्क्स अंटिल द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, while he is working and taking all the steps of the company, it's promotion, and at the end it is incorporation. Basic terms are clear? चलेगा, बहुत बढ़िया। हो जाओ नोट्स पे शिफ्ट, आ जाइए। नाउ सबसे पहला जो आपके पास होना चाहिए वो है अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल। आपको सबसे पहले नेम का अप्रूवल चाहिए। ठीक है ठीक है, देखते हैं भाई नेम के अप्रूवल में इसने क्या बोला। अपन इसके अंदर कौन सा पढ़ने वाले हैं? रन। यू ऑल नो रन क्या है, कहां पे अवेलेबल है? एमसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो क्लिक ऑन द रन आइकन इन द एमसीए सर्विस। अच्छा, ये रन वाला फॉर्म, ये सब फॉर्म विकास सर आपको कम्युलो के अंदर ऑलरेडी सिखाते हैं, एक बार वापस चलाते हैं। दोज हु माइट नॉट सिट ओवर देयर, मैं एक बार वापस से यहाँ पे चला दूंगा, सो डोंट वरी विद दिस। पर एक प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिकली वो करवाती हैं इसके अंदर, तो वापस से एक रिपीटेटिव ही है मेरी वजह से, तो मैं थोड़ा बाद में करवा दूंगा एंड में। आ जाए, क्लिक ऑन द रन आइकन इन एमसीए सर्विस एंड ऑनलाइन फॉर्म विच कैन नॉट बी डाउनलोडेड। अब देखो दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं, एक डाउनलोडेबल ऑनलाइन फॉर्म, एक नॉन डाउनलोडेबल ऑनलाइन फॉर्म। सर फर्क क्या है? एक फॉर्म को आप डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन जाके, डाउनलोड किया, उसको पूरा फिल करते हैं और वापस से अपलोड कर देते हैं। एकदम श्योर है? एक फॉर्म होता है जिसको आपको ऑन टाइम जाके ही अपलोड पूरा का पूरा करना पड़ता है। एकदम सही है। तो एमसीए रन फैसिलिटी में है तो ऑनलाइन, पर इट कैन नॉट बी डाउनलोडेड। आपको ऑन द स्पॉट से ओपन करना है, पूरा का पूरा भरना है और फॉर्म सबमिट करना है। श्योर? विल ओपन, फिल द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। अच्छा, अब रन फैसिलिटी में कितने नाम प्रपोज कर सकते हो? 2 नेम्स कैन बी प्रपोज्ड। ठीक है, तो अब देखो दो चेंजेस आएंगे। पहले के टाइम पे INC1 में तुम लोग 6 नाम प्रपोज कर सकते थे, और अगर नाम अवेलेबल होता था ना तो उसको रिजर्व करते थे 60 दिन के लिए। अब यहां पे तुम बस उसी को डिवाइड बाय 10 कर दिया इन लोगों ने। अब तुम 2 नाम ही अप्लाई कर सकते हो और रहेगा भी 20 डेज के लिए। एकदम ठीक है क्या? मतलब कुल मिला के इन लोगों ने उसको नीचे उतार दिया पूरा का पूरा। 2 नेम्स कैन बी अप्लाइड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम विल बी ऑटो चेक्ड। अब कोई बीच में नहीं आएगा, ऑनलाइन सारे के सारे नेम की अवेलेबिलिटी चेक कर ली जाएगी। पे द रिक्विजिट फीस एंड द नेम विल बी रिजर्व फॉर 20 डेज। एमसीए के पोर्टल पे गए, एक नॉन डाउनलोडेबल फॉर्म ओपन किया जिसका नाम है रन। रन पे आपने जैसे एप्लीकेशन फी पे करी और अपने दोनों नाम प्रपोज किए, वो ऑटो चेक करेगा। अगर नाम अवेलेबल है तो आपके फेवर में रिजर्व कर देगा। कितने दिन? 20 डेज के लिए रिजर्व कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट है जो आपको याद रखना है। अप्रूवल ऑफ नेम थ्रू रन इज एन ऑप्शनल वे। कंपनीज कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर नेम डायरेक्टली इन स्पाइस फॉर्म। डू यू नो? क्योंकि स्पाइस को मैंने आपको क्या बताया था, इट इज एन इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो जिस इंसान को एक ही फॉर्म के अंदर सब कुछ करना है वो स्पाइस फॉर्म करता है। सर तो हम पागल है क्या, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक अलग एक अलग एक अलग। स्पाइस फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि तुम नाम भी उसी में ले रहे हो, डीएससी भी उसी में ले रहे हो, डिन भी उसी में ले रहे हो, इनकॉर्पोरेट भी उसमें कर रहे हो, तो उसके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। एज अगेंस्ट आप इंडिविजुअल जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, इधर का काम खत्म, इधर का काम खत्म, इधर का काम खत्म। तो बहुत बार कंपनी इंटीग्रेटेड फॉर्म यूज नहीं भी करती है। श्योर इनफ? आ जाए। अच्छा, पहला स्टेप क्या था अपना? चेक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। कहां पे चेक किया? रन फैसिलिटी पे। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको आपके लिए फ्लो चार्ट में बनाया है। आप सिर्फ सिंगल सिंगल लाइन फ्लो चार्ट बना लेंगे अपनी बुक के अंदर, सिंगल सिंगल लाइन फ्लो चार्ट। ठीक है, लेट्स सी सिंगल सिंगल चार्ट में अपन क्या बना रहे हैं। मैं सिर्फ स्टार्टिंग में आपको चार्ट बनवा रहा हूं, आगे आपने बनाना है सुनते सुनते। आ जाओ।
तक? मेरा लेक्चर है बैक टू बैक, एक बार उनसे फ़ोन करके मेरे को वापस फ़ोन कराओ। अप्लाई फॉर नेम थ्रू रन फैसिलिटी इज डन। अच्छा, अभी अपन स्टेप्स लिख रहे हैं, तुमको चाहिए कि तुमको याद रखना है तो ब्रैकेट में डाल दो 2 नेम्स कैन बी अप्लाइड विल बी रिजर्व फॉर 20 डेज, इतना सा छोटा सा ब्रैकेट में डाल दो। ये इस फॉर्म की डिटेल है, ये स्टेप नहीं है, ठीक है। 2 नेम्स कैन बी अप्लाइड प्लस रिजर्व्ड फॉर 20 डेज, ठीक है। चलते आगे, नेक्स्ट आप आज अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस करने हैं अपने को। प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। अब देखो आपको है ना इसके अंदर मल्टीपल फॉर्म्स देखने हैं। अभी कौन से फॉर्म्स है देख लेते हैं अपन। पहला आपको चाहिए आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है? एनीवन? सॉल्वेंट है? अच्छा, बेटर वर्ड यूज कर देता हूं इसके लिए। डिक्लेरेशन का मतलब होता है competent to become the director of the company। सही बात है, उसकी तरफ से उसका डिक्लेरेशन है that he is competent to become the director of the company। so INC 9 के अंदर आपने उससे एफिडेविट भी लेना है और डिक्लेरेशन लेना है। अब एफिडेविट और डिक्लेरेशन क्यों अपन ने साथ में लिखा है? आपको डिक्लेरेशन एफिडेविट पे लेना है, आपको डिक्लेरेशन एफिडेविट पे लेना है। सही है। बाय फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स। अच्छा, अब फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स से आपने क्या बोला कि तुम कंपीटेंट हो कि नहीं हो। अच्छा, कोई इंसान क्यों इनकम्पीटेंट होगा? कोई इंसान क्यों इनकम्पीटेंट होगा? कोई डिफॉल्टर होगा, ऐसा हो सकता है, कन्विक्ट हो सकता है, जेल में गया हुआ है, ठीक है, माइनर होगा, अनसाउंड माइंड का हो सकता है। अच्छा ठीक है, मतलब आप लोगों ने अपने हिसाब से सारी पॉसिबल सिचुएशंस क्रिएट कर दी। हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप इतनी सारी चीजें ना लिखो, अपन ने उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, ही इज कंपीटेंट टू बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर। व्हाई? बिकॉज इफ ही इज गिल्टी, कन्विक्ट, ही इज नॉट कंपीटेंट। ही इज ऑफ अनस्टेबल माइंड, नॉट कंपीटेंट। माइनर, नॉट कंपीटेंट। व्हाई? अब कोई भी रीजन आएगा, तुम उसको मल्टीपल लिख नहीं सकते बैठ के, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दो कि डिक्लेरेशन में उसको बोलना है कि ही इज कंपीटेंट टू बिकम द डायरेक्टर। श्योर। नेक्स्ट अप DIR2। अच्छा, DIR2 के अंदर अपन ने क्या लिया उनसे? डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स दैट दे आर विलिंग टू बी आवर डायरेक्टर्स। 1 एट द सेम टाइम उनका आइडेंटिटी एंड रेसिडेंशियल एड्रेस। कितने फॉर्म हो गए अभी तक? 2 फॉर्म। एक कौन सा गया? INC 9 में आपने क्या किया? डिक्लेरेशन फ्रॉम द फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स। सेकंड DIR2 डायरेक्टर से भरवाया आप लोगों ने रिगार्डिंग देयर कंसेंट दैट दे आर विलिंग टू बिकम आवर डायरेक्टर्स, और साथ साथ में उनका आइडेंटिटी प्रूफ और रेसिडेंस। आगे बढ़ जाते हैं। NOC फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। व्हाट डज दिस मीन? अच्छा, जो भी आप लोग रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, या तो आप उस रजिस्टर्ड ऑफिस के ओनर होगे, या तो आप उस रजिस्टर्ड ऑफिस के ओनर होगे, या फिर आपने इसको रेंट पे लिया होगा। अग्री? अगर ओनर हो तो इस प्रॉपर्टी की दिखाओ टाइटल डीड। NOC ने एक ओनर को खुद की प्रॉपर्टी पे काम करने के लिए ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ओनर हो तो टाइटल डीड दिखाओ, रेंटेड है तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाओ। अगर रेंटेड है तो क्या लाओ? एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे? इसके ओनर से दैट ही इज अवेयर कि यहां पे क्या वर्क होने वाला है, एंड ही हैज अलाउड यू कि आप ये काम कर सकते हो। श्योर इनफ? ठीक है, देख लीजिए। नाउ NOC फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। नीचे देखना, उसी में मैंने बोला NOC के साथ प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस।
प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस कैसे लाओगे? या तो कन्वेंस डीड लेके आओ। कन्वेंस क्या होती थी, मैंने सेकंड ग्रुप में सिखाया है, ट्रांसफर। लिखो कन्वेंस के ऊपर ट्रांसफर डीड। कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसफर डीड। तो अगर तुमने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है तो तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर डीड दिखाओ। अगर खरीदी नहीं है, लीज या फिर रेंट पे ली है, तो लीज डीड या फिर रेंट डीड दिखाओ। कुछ तो होगा ना आपके पास, आप वो लेके आओ अलॉन्ग विद द रेंट रिसीट्स कि आप लोग टाइम पे रेंट भरते हो, वो रेंट दिखाओ। श्योर, पक्की बात। अभी तक आप लोगों ने स्टेप 2 में कौन से डॉक्यूमेंट दिए? एक दिया INC 9। INC 9 में क्या किया आप लोगों ने? डिक्लेरेशन लिया एफिडेविट पे, किसका? फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स का। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में आपने DIR 2 लिया। DIR 2 में आपने क्या किया? डायरेक्टर्स से कंसेंट लिया, उनका एड्रेस और उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगा दिया। उसके बाद थर्ड आप क्या लाए? ओनर से NOC लेके आए। अच्छा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना जरूरी है क्या? यस। कैसे दोगे? कन्वेंस डीड, रेंट एग्रीमेंट या फिर कोई भी और लीज डीड, कुछ भी बता दीजिए चलेगा। लास्ट, कॉपी ऑफ द यूटिलिटी बिल नॉट लेटर देन 2 months। अच्छा, एनीवन हु नोज दिस कि ये क्यों अपन यूटिलिटी बिल मंगवाते हैं? Anyone who knows this, that why do we get this utility bill? Second proof of what? नहीं, पर कोई भी जमीन का लाइट बिल तो आता ही आता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि इससे अपन वहां रहते हैं ये पता पड़ता है यार, पर वो तो ओनर के नाम पे आएगा ना बिल। तो मान लो मैं रेंटेड हूं, मैंने रेंट डीड दिखाई, बट बिल तो ओनर के नाम पे आता है, तो उससे आपको क्या मिलेगा? आप ओनरशिप का नाम वापस से एक एविडेंस के तौर पे क्लियर कर रहे हो। आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि एग्रीमेंट में जिस बंदे को हमने ओनर दिखाया है वही इसका ओनर है। देख लो, स्टेट का ऑफिशियल बिल आता है उसके नाम पे, ताकि कहीं तुम एग्रीमेंट ना फॉर्स दे दो, इसीलिए तुमसे यूटिलिटी बिल लिया जाता है। नाउ एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वन पर्सन टू अनदर टेक्स टाइम। एग्रीमेंट बनाने से लेके ट्रांसफर करके NOC चेक करना। इसीलिए उसने पर्पसफुली बोला कि यूटिलिटी बिल ज्यादा से ज्यादा कितना पुराना हो सकता है? नॉट लेटर देन 2 months। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि इससे ज्यादा टाइम लगता है एक प्रॉपर्टी को वैलिड आराम से ट्रांसफर करने के लिए, इसीलिए लोगों ने 2 महीने पुराना लाइट बिल मांगा है। श्योर? अच्छा, अभी तक अपने 2 स्टेप हो गए। स्टेप 1 क्या था? अप्लाई फॉर नेम। कैसे करना था? रन फैसिलिटी से। कितने नाम अप्लाई कर सकते हो? 2। रिजर्व कितने दिन? 20 days। स्टेप 2 में आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे। कौन से? INC 9, दैट्स इट। नेक्स्ट DIR 2, उसके बाद NOC लग गया, और लास्ट यूटिलिटी बिल्स। कितना पुराना? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। चलो बहुत ही बढ़िया, लिख लो इसको भी। Preparation of documents. Now, while talking about preparation of documents, what all documents are to be prepared? INC 9, that is affidavit / declaration of the subscribers and first directors. Next, DIR 2, consent plus proof of identity and residence of directors. श्योर है क्या? नेक्स्ट DIR 2 के बाद NOC। ठीक है भाई, NOC लग गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेगा बात यूटिलिटी बिल। चल ही रहा है तुम्हारा अभी तक? ठीक है, यहाँ तक डन है। 2 स्टेप्स क्लियर है। अब बना लो आपका फाइनली ई स्पाइस 32 के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर
यहाँ पे जो मैं कहने जा रहा हूँ सुनना और समझना है इस बात को। गाइस 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 प्लीज एक मिनट लिखिए मत, एक मिनट ध्यान दीजिए, फिर लिख लीजिए आराम से। E-Spice32 में आपको एक ऑल इंटीग्रेटेड फॉर्म दिया गया है, जिसमें अगर आप चाहें तो इनकॉर्पोरेशन के ऑलमोस्ट सारे काम वहीं से खत्म कर सकते हैं। हाउएवर लोग क्या करते हैं, नाम पहले अप्लाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, उसके बाद E-Spice32 में सिर्फ फाइलिंग करते हैं एक बार में और खत्म करते हैं। मतलब कि E-Spice32 का इस्तेमाल, जब मैं कह रहा हूँ Spice32 का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए नहीं होता है कि वो एक एक चीज़ का आपको अप्रूवल दिलवाए। Spice32 में एक बार में आपकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल हो जाते हैं। तो अब इसने क्या किया, नाम पहले अप्लाई कर लिया, डायरेक्टर से एफिडेविट ले ली, चेक कर लिया कि वो लोग एलिजिबल हैं बनने के लिए नहीं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तैयार कर दी, एनओसी लेके आ गया, यूटिलिटी बिल की कॉपी लेके आ गया। अब हमने क्या बोला, एक काम कर INC32 निकाल और एक बार में सब कुछ भर दे। अब देख, ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को एक पब्लिक कंपनी बनानी है, कुछ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ जाए, कोई मान ले ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को तेरा रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनल करना हो, सब्सक्राइबर्स के नाम देने हो, या वगैरह वगैरह कुछ भी ऐसे काम। Spice32 का काम है, वापस सुनना, Spice32 का काम है एक बार के लिए किसी भी फॉर्म ऑफ कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना, एक बार के लिए किसी भी फॉर्म ऑफ कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना। अच्छा, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, 2। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7। अगर आप देखो तो इसके सेकेंड पॉइंट पर ना, डिटेल्स ऑफ मैक्सिमम 7 सब्सक्राइबर्स कैन बी इंक्लूडेड। कितना बोला इसने, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोला, क्योंकि पब्लिक बनाने के लिए 7 लगते हैं ना, बात खत्म। उसने बोला 7 लोगों का डाल, मेरा काम है तुमको सिर्फ इनकॉर्पोरेट करवाना, आगे तुमको जो करना है तुम खुद करते रहना। Spice32 क्यों बनाया गया है आप लोगों के लिए, आपके बेसिक इनकॉर्पोरेशन के लिए, बात खत्म। अच्छा, डायरेक्टर्स कितने लगते हैं एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए, 2। OPC 1, पब्लिक कंपनी 3। कैन अप्लाई फॉर DIN, कितने डायरेक्टर्स का मैक्सिमम, 3 डायरेक्टर्स का। गेटिंग द लॉजिक वाई, स्पाइस कह रहा है मेरा काम है तुम्हें बेयर मिनिमम चलने वाली पोजीशन पे छोड़ देना। एक प्राइवेट को 2 डायरेक्टर लगते हैं, पब्लिक को 3, आपको चाहिए कि आपके पास 3 डायरेक्टर हो, तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कितने डायरेक्टर्स का DIN दिलवाऊंगा, 3 लोगों का ही दिलवाऊंगा। सही बात है। नेक्स्ट, अच्छा, डिटेल्स ऑफ मैक्सिमम 20 डायरेक्टर्स कैन बी इंक्लूडेड। अच्छा, अब इसने क्या बोला कि आप लोग अपनी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स डालो, ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का नाम तुम यहाँ पे डाल के दिखा सकते हो, 20 तक का नाम डाल के दिखा देना, इससे ज्यादा नहीं। ये लिमिट बढ़ाई गई है, पहले कम हुआ करती थी, इसको और बढ़ा के बोलते कि आप 20 तक ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन ऑफ नेम कैन बी मेड बाय दिस फॉर्म एज वेल इंस्टेड ऑफ रन फैसिलिटी। अगर आपको रन फैसिलिटी में नहीं जाना, Spice32 से ही नाम ले लेना। सर फर्क क्या है, रन फैसिलिटी काफी फास्ट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ऑटो चेक करके जल्दी से बताता है, जबकि Spice32 का प्रोसेस होने का टाइम ज्यादा है एज अगेंस्ट रन फैसिलिटी। ठीक है एकदम। सर तो क्या आज के टाइम पे कंपनी Spice32 से सब कुछ कर लेती है? यस, काफ़ी प्रेफरेबल बन गया इन लोगों के लिए। Spice32 उठाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है बट दे नो कि इन लोगों का एक ही बार में सारा काम हो जाएगा, बहुत कंप्लाइंसेस कम हो गए। क्यों बनाया गया ये फॉर्म? कुल मिला के क्विक इनकॉर्पोरेशन हो पाए कंपनीज का, उसके लिए बनाया गया है। अगर आप देखें सिंगापुर की बात कर लो, इन सारी कंट्रीज की बात करो, यहाँ पे एक दिन में बिजनेस बन जाता है। एज अगेंस्ट जब तुम इंडिया के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है बिन बनने में, 1 से 1.5 महीना बिजनेस को बनने में लगता है, जबकि बाहर कितने टाइम में, 1 दिन में बनता है। तो इंडिया ने इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन फॉर्म्स को बनाया है आपके लिए। श्योर, एक बार आप पूरा रीड कर लेते हैं। फिल अप Spice32 in a single window or which has following features. Can apply for DIN of maximum 3 directors, maximum 7 subscribers, maximum 20 directors. Application of name can be made by this form as well as instead of run facility. ठीक है। Next is apply for PAN and TAN. ठीक है। अच्छा, PAN तो समझ में आया, TAN की क्या जरूरत है? विपुल सर ने बताया होगा वो। सालो एक सेकंड, तुमको तो बताया था मैंने टैन, तुम क्या इधर उधर देख रहे हो? मुक्का पड़ेगा ना अभी। रजिस्ट्रेशन चैप्टर 13 में तुमको टैन बताया मैंने। कंपनी को टैन नंबर लगता है TDS कट करने के लिए, टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन नंबर। आ जाओ, ये टैन में क्या होता है, टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर मिलता है आपको टैन। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि अब हम कंपनी को क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ से अलग से टैक्स मत भरवा, तू क्या कर, हमारे बिहाफ पे उनसे टैक्स कलेक्ट कर ले।
तो टैक्स कलेक्ट कैसे करेंगे ये लोग? तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट करके। तो इसलिए टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर बनता है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, ये तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट करते हैं और खुद के अकाउंट में ले लेते हैं और ये पैसा गवर्नमेंट को भेज देते हैं। तो हर कंपनी अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से ऑलरेडी टीडीएस कट कर देता है। टीडीएस क्या होता है ये भी बताऊं? थैंक यू सो मच फॉर दिस हेल्प। सो अब अपन क्या कह रहे थे, आपके पास टैन नंबर होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज का सैलरी में से टीडीएस कट करती है और टीडीएस कट करने के लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए? टैन नंबर होना चाहिए। श्योर? एल्स दे कैन नॉट कट योर टीडीएस। तो अब अप्लाई फॉर पैन एंड टैन आ गया आपके लिए। तो ये सारी चीजें लग गई। देखो भाई, स्पाइस 32 में आप क्या क्या कर पाए? सब्सक्राइबर्स की लिस्ट कितनी? 7। डायरेक्टर्स कितने? 20। डिन कितने? 3। अच्छा, एप्लीकेशन में नाम भी यहीं पे सजेस्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। और लास्ट इसी के थ्रू आप अप्लाई फॉर पैन एंड टैन करते हैं। नो फी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग कंपनीज। अच्छा, इस 2 कंपनीज के लिए कोई भी फॉर्म फीस देने की जरूरत नहीं है इन कॉर्पोरेशन के लिए। ऐसी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल ही कितनी है? 10 लाख से कम है। ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल ही नहीं है और इट इज फॉर्म विद मैक्सिमम 20 मेंबर्स। कोई बता पाएगा इसका लॉजिक क्या है? सर छोटी कंपनी है, 10 लाख से कम के बजट पे तो कंपनी बनाई है, क्या इनसे तुम इनकॉर्पोरेशन फीस चार्ज कर रहे हो? लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। अपन प्रमोट कर रहे हैं इंडिया के अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन। क्या प्रमोट कर रहे हैं? कॉर्पोरेटाइजेशन। व्हाट इज कॉर्पोरेटाइजेशन? कन्वर्टिंग योर बिजनेस इनटू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। इसीलिए जो छोटी छोटी नई कंपनीज आ रही हैं इनको अपन क्या दे रहे हैं? एग्जाम्पशंस दे रहे हैं कि तुम्हें फीस नहीं लगाएंगे हम लोग। श्योर है? तो कौन सी कंपनीज को अपन ने छोटा बोला है? जिनकी कैपिटल 10 लाख से कम है या फिर मेंबर्स 20 से कम है। आ जाओ नेक्स्ट, फाइल, ई फॉर्म, एमओए एंड ई एओए। अब देखो, अगर तुमको याद रखना है ना तो कैसे याद रख सकते हो? 32, 33, 34 याद रखने का तरीका है। 32, 33, 34। 32 में इंटीग्रेटेड फॉर्म है, 33 में आपका एमओए आता है और आईएनसी 34 में आपका एओए आता है। तो ये साथ में बैक टू बैक याद रह जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम 32, 33, 34 ही बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म। श्योर? अच्छा सर, 33 और 34 में क्या है? आईएनसी 33 बात करता है एमओए की, आईएनसी 34 बात करता है एओए की। देखो, आफ्टर proper filing of spice form, download the e-form INC 33 and INC 34. Once all the forms are ready, upload all the documents as linked form on MCA and make the payment. किनको पेमेंट जरूरी नहीं है? 10 लाख से नीचे और 20 मेंबर से नीचे। चलिए, the AOA of the private company shall contain all 3 restrictions applicable to the private company, that is limit of number 200, right to transfer restricted and prohibition of raising fund from the public. आ रहा हूँ, मुझे पता है तेरा डाउट भी क्या है। 2 मिनट, अभी 1 मिनट के लिए यहाँ पे बोल, कोई दिक्कत? वापस देख लो यहाँ पे इस स्टेप के अंदर INC 33 एंड 34 में। अब क्या हुआ? जैसे आपने स्पाइस फॉर्म भर दिया, स्पाइस में आपको नाम मिल गया, डिन मिल गया, सब्सक्राइबर्स अप्रूव हो गए, सब कुछ हो गया, तो अब फाइनल डॉक्यूमेंटेशंस कर दो। जो ऊपर सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए थे स्टेप 2 में, जो सारे नीचे डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अभी नवाने थे स्टेप 3 के अंदर, ये सब इनको फाइल करो। किसके साथ? अपने एमओए और एओए के साथ। एमओए क्या है आपका? चार्टर ऑफ द कंपनी। कौन से फॉर्म में दिया है? INC 33। एओए क्या हो गया आपके? रूल्स एंड बायलॉज। कहाँ दिया है? INC 34। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन कहाँ फाइल की? INC 32। तो 32, 33, 34 ये याद करने का मेन बात थी। अब इसने नीचे क्या बोला कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आपका एओए क्या कंसिडर करना चाहिए? 3 रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी, दैट इज मेंबर्स 200, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक। रेजिंग फंड में इनवाइट एज वेल एज एक्सेप्टेंस आता है। ना इनवाइट कर सकते हो ना एक्सेप्ट कर सकते हो। श्योर? बढ़ू आगे? ठीक है, हाँ, यस पराग। आइदर ऑफ द कंडीशन की बोथ, ये क्वेश्चन है तेरे कुछ?
हाँ, पर पहले आप INC32 फाइल करते हो अगर आप अप्रूवल लेने जा रहे हो तो। अगर अप्रूवल लेने जा रहा है तो तू डिन का अप्रूवल लेने जा रहा है, ये सब कर रहा है तो तू पहले ही फाइल करता है। जब डिन मिल जाएगा उसके बाद MOA AOA देगा ना। यू आर नॉट कंप्लीटेड टू फाइल MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी इफ यू डू नॉट हैव योर डायरेक्टर्स विथ यू। सो ऐसे केस में इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि SPICE32 जब आप फाइल कर रहे हो तो आप अगर खाली इसको रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हो तो आपने MOA पहले ही बना लिया होगा, AOA पहले ही बना लिया होगा, नेम पहले ही ले लिया होगा, सब कुछ कर लिया। इन दैट केस स्पाइस लास्ट में फाइल किया जाता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भाई यहाँ पे SPICE32 का काम है सारी इंफॉर्मेशन फाइल करना। यहाँ पे मैंने तेरे को क्या बता दिया, यू कैन अप्लाई फॉर डिन। अगर यू कैन अप्लाई फॉर डिन या फिर यू कैन अप्लाई फॉर नेम, तो ऐसे केस में तुमको रुकना पड़ेगा जब तक स्पाइस का अप्रूवल नहीं आ जाता कि तुमको डिन मिल गए, नेम मिल गए, तो फिर उसके बाद तुम डॉक्यूमेंट फाइल करते हो। तो मतलब तेरा इंटरप्रिटेशन गलत नहीं कि सर स्पाइस लास्ट में ही फाइल कर सकते थे, बिल्कुल। अपने प्रोसीजर में अपन क्या मान रहे हैं कि तुमने स्पाइस फॉर्म से बहुत सारी चीजें अप्लाई करी साथ में, तो वेटिंग कि रजिस्ट्रेशन आ जाए उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करें। बोलो 4 तक कोई दिक्कत? खत्म हो गया भाई। लास्ट है इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ROC को अगर सब कुछ सही लगा तो आपको CIN देगा। व्हाट इज CIN? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपकी कंपनी का एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको आप कहीं भी कोड करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपकी कंपनी ने एग्रीमेंट किया है। श्योर? देख लो, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट शैल बी इशूड विद CIN, PAN एंड TAN। ठीक है, अब सारे का मतलब पता है अपने को। अच्छा, ये पूरा हो गया। अब एक बार अपने फ्लो चार्ट पे आ जाओ। आपका स्टेप 1 क्या था? अप्लाई फॉर नेम, रन फैसिलिटी। स्टेप 2 क्या था? थर्ड क्या था? फाइल SPICE32, फाइल SPICE32। अच्छा, SPICE32 की इंफॉर्मेशन आपने लिखी हुई है, ठीक है। अगर चाहिए ब्रैकेट ओपन करो, डाल दो मैक्सिमम 3 DINs कैन बी अप्लाइड, B name can be applied, maximum 3 DINs can be applied, maximum 3 DINs can be applied. Second, application for name. Second is application for name. Third, maximum 7 subscribers. Third, maximum 7 subscribers. Last, fourth, maximum 20 directors name. Sure? पक्का? चलो, स्टेप 4 क्या था? सर 32 लग गया, मतलब 33 और 34 लगेगा इसके बाद। ठीक है, फाइल ई फॉर्म 33 एंड 34। सर अब आपको भी एक शॉक लगने वाला है। (33) and 34. 33 is MOA, 34 is AOA। ठीक है, और स्टेप 5 में क्या होगा? ROC issues certificate of incorporation। Respective authority gives you PAN and TAN number। Sure? IT अथॉरिटी देती है ना आपको PAN नंबर और TAN नंबर, इसीलिए ROC थोड़ी देता है। वो तो आपको उधर स्टेप में एक बार बता दिया। PAN और TAN आपको IT डिपार्टमेंट के अंदर से मिलेगा ना आपके। कहाँ से आ रहे हैं आप? कॉलेज से आ रहे हैं? बोलो, सारे स्टेप क्लियर है एकदम? ठीक है, दिस इज BBIMPNH। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद ना करें, आए तो उठकर 5 मिनट नृत्य करें, उसके बाद ऐसे जवाब लिखें।
ये कह रहा है, क्या क्वेश्चन है, एक प्राइवेट कंपनी को क्या क्या एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं, देख लीजिए भाई। एजीएम होल्ड करने के ऊपर उनको एक अलग से रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पशन इज नीड नॉट प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन एजीएम, जबकि पब्लिक कंपनीज को एजीएम के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। नेक्स्ट अप, नीड नॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग मैनर इन विच formal annual evaluation has been made by the board of its own performance, that of its committees and individual directors। इसके आगे ब्रैकेट में एक चीज डाल दो। अब इसी पॉइंट को शॉर्ट में लिखा रहा हूं, फिर समझाता हूं। नो सेपरेट रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल और committees performance evaluation। No separate report of individual or committees performance evaluation। श्योर, पक्का, बहुत बढ़िया। आ जाए आगे इधर। अच्छा, इधर एक बात सुन के समझ के याद करके रखिएगा इस चीज को। पब्लिक कंपनी में कमिटीज को अपन बोलते हैं साल में एक मीटिंग करनी होती है, जब वो अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रिव्यू करती हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपने सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रिव्यू करते हैं कि वो लोग पूरे साल कैसे काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया है नहीं किया, और बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट हर डायरेक्टर को अपना कॉमेंट देना होता है कि अगर उसके लिए कुछ गलत आया है तो क्यों आया है और उससे क्या गलती हुई है, ये उसको रिपोर्ट करना होता है। किसमें? खुद की रिपोर्ट के अंदर। तो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन भी करवा देते हैं आपसे। प्राइवेट कंपनी में अपने कहा मेंबर्स तुम्हारे, डायरेक्टर्स तुम्हारे, तुम अपने में खेल रहे हो, हमको अलग से एक और रिपोर्ट नहीं चाहिए। तो दो रिपोर्ट से एग्जाम्पशन, पहली एजीएम की रिपोर्ट, दूसरी कौन सी रिपोर्ट? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटीज। श्योर। थर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 चाहिए कि 2 चाहिए? 2। तो यहां पे भी एग्जाम्पशन है, 2 से भी काम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों ने आज तक रिटायरमेंट बाय रोटेशन पढ़ा है कभी? सबने पढ़ा? रिटायरमेंट बाय रोटेशन क्या होता है? ओके वेट, अली आप बता दें। नहीं पता? तो हाँ में इतना समर्थन क्यों दिया आपने एकदम? ठीक है, यस ब्रैडली आप बता दो। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है एक बार वो सुन लीजिए। रिटायरमेंट बाय रोटेशन वैसे कंबे लॉ में भी और अपने इसमें भी आगे आने वाला है, पर ये पॉइंट समझने के लिए थोड़ा जरूरी है, तो एक बार देखने सिर्फ। एवरी ईयर आप लोग अपने सर्टेन डायरेक्टर्स को रिटायर करते हैं। एवरी ईयर आप अपने सर्टेन डायरेक्टर्स को रिटायर करते हैं। श्योर। अब ये सर्टेन डायरेक्टर्स कौन है? 2 तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। नहीं, एक जो फिक्स टेन्योर के लिए आते हैं, एक जो फिक्स टेन्योर के लिए आते हैं, और दूसरे जो रोटेशनल होते हैं। एक तो जो फिक्स टेन्योर के लिए आए उनको आपने 5 साल के लिए अपॉइंट किया, वो 5 साल रहेगा, उसको हटाने की जरूरत नहीं। और उसके अलावा बाकी लोग कौन से होते हैं आपके? अच्छा, तो ऊपर वालों को नॉन रोटेशनल कह लूं? ठीक है, तो 2 तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं, रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल। नॉन रोटेशनल से कुछ काम नहीं है। आउट ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, आपके टोटल डायरेक्टर्स में से पहले हटा दो कौन से वाले? आपके नॉन रोटेशनल, मतलब फिक्स टेन्योर वाले। अब जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स आते हैं, क्या मैं उनको रोटेशनल डायरेक्टर बोल सकता हूं? यस, बिल्कुल बोल सकता हूं। अब हर साल ये जो आपके सामने ये रोटेशनल डायरेक्टर है ना, इनको एजीएम में शेयर होल्डर्स के सामने प्रस्तुत किया जाता है और इनमें से कुछ लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। अभी कुछ लोगों को रिटायर करने का मतलब क्या है? आउट ऑफ द टोटल रोटेशनल डायरेक्टर्स, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स, आउट ऑफ द टोटल रोटेशनल डायरेक्टर, आप सबको पता है रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं? यस, आउट ऑफ द टोटल रोटेशनल डायरेक्टर 2/3 डायरेक्टर्स को आप
रिटायरमेंट बाय रोटेशन की चेन में लाते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 6 डायरेक्टर्स है तो 6 का 2/3 निकाल लो, मतलब कि शेमलेस, हंस भी रहे ऊपर से साले, मतलब इतने बेशर्म नहीं देखे। 2 और 3 पे लड़ रहे थे, 4 तो कोई बोल भी नहीं रहा था। मेरे को इतना दुख हो रहा था, मैं क्या पकड़ूं भाई। चलो कोई बात नहीं भाई, जिसको 2 लगा। अब 2 किस हिसाब से सोचा आपने? मीट द जीनियस हिमसेल्फ, बता भी रहा है ऊपर से बेशरम, इसे ताना मारना कहते हैं। कह रहे वो ऐसे करके किया हमने। रिटायरमेंट बाय रोटेशन, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के आपने 2/3 निकाले। अब इसमें से इन जो 2/3 आप लेके आए हो, इस 2/3 डायरेक्टर में से 1/3 डायरेक्टर्स कंपल्सरी रिटायर होगा। 1/3 डायरेक्टर्स कंपल्सरी रिटायर होगा। अब कंपल्सरी रिटायरमेंट का मतलब है कि एक बार तो इसको हटाया जाएगा और इसका ऑफिस कर दिया जाएगा वेकेट। अब जब ये ऑफिस आप वेकेट करते हो, क्या ये खुद वापस से रीअपॉइंट हो सकता है? हाँ, रीअपॉइंटमेंट अलाउड है, पर अब मेंबर्स वापस करेंगे। सर ऐसा क्यों किया जाता है? उसका बड़ा सिंपल लॉजिक है। जैसे हर 5 साल में सरकार उतारी जाती है और उसके बाद फिर से अपॉइंट की जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आप अपनी पब्लिक को इलेक्शन का चांस देते हो कि सामने वाले इंसान ने वर्थ इट काम किया या नहीं किया। सही बात है, इसीलिए ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन चेन आती है। अब इस पिक्चर में एक चीज समझनी है। लेट्स सपोज, अच्छा इनमें से कौन हटता है? जो सबसे लॉन्गेस्ट ऑफिस होल्ड किए हैं, मतलब कि जो सबसे ज्यादा टाइम ऑफिस में रहा है वही रिटायर होगा। तो अगर 2 लोगों को, लेट्स डू दिस, मान लीजिए कि कैलकुलेशन आप मत करना, मैं करूंगा। अपने पास 9 डायरेक्टर्स थे, 9 में से 2/3, नहीं मानोगे ना तुम, पक्की बात है। 6 में से कितने रिटायर होंगे? 1/3। 6 का 1/3 2 कौन से होंगे? जो लॉन्गेस्ट ऑफिस में आए हैं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब मेरे को एक बात समझाना। लेट्स सपोज कि उस दिन जिसको आप रिटायर कर रहे थे वहां पे 4 लोग हैं जो सेम डे पे अपॉइंटेड है। क्या टाइम? अच्छा एक सेकंड, दोज हु आर स्टिकिंग विद टाइम 1, बेटा हम SBC पढ़ रहे हैं, कहाँ था तू? अच्छा अभिदर्शन, एक सेकंड, हाँ, वेरी गुड। अपॉइंटमेंट सेम टाइम पे हुआ है, सेम AGM में, ठीक है यार। क्या फील क्या है जब बोल रहा हूँ चारों सेम डे पे अपॉइंटेड? टाइम देखेंगे कर रहे, ठीक है, नहीं जाना पड़ना है। जो बोल रहा हूँ वो सुन लो शांति से। सेम डे अपॉइंटमेंट है, सेम AGM में रेजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है एकदम। ऐसे होगा ना तो फिर हर डायरेक्टर बोलेगा मुझे एंड में अपॉइंट करना। मैं क्या कह रहा हूँ, अब आराम से सुन के समझो इस चीज़ को। चारों का सेम डे अपॉइंटमेंट है। ऐसे केस में जिस किसी इंसान ने लॉट वर्ड यूज़ किया था, दैट्स द राइट आंसर। अगर मान लीजिए कि चारों लोगों का नाम साथ में आ गया है, अब इन 4 में से रिटायर कितनों को करना है? 2 को ही करना है और चारों सेम डे के अपॉइंटेड पर्सन हैं। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं? अपन रिटायरमेंट करते हैं बाय लॉट। अच्छा लॉट सबसे टाइम पास है, बॉक्स दिया, 4 नाम डाले, जिनके 2 नाम निकल गए वो लोग रिटायर हो जाएंगे, बात खत्म। एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा कोई और अगर आपके दिमाग में गणित हो तो प्लीज़ यहाँ मत लगाना, एकदम ठीक है। इसमें लॉट ही रखना, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो परम क्या कर रहा है? बोले सर वो ऐसे करके खेल रहे हैं। आई विश JJ ईरानी को ये आइडिया आया होता, मेरे को लगता है उसने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। अच्छा ये जो 2/3 डायरेक्टर्स में से 1/3 रिटायर हो रहे हैं, ये वाला रोटेशन प्राइवेट कंपनीज पे लागू नहीं होता। रिटायरमेंट बाय रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा नेक्स्ट वाला पॉइंट है, इसको एकदम स्पीड में जाते हैं। हर कंपनी के ऊपर मैनेजरियल रेम्युनरेशन का कैप है कि आप अपने डायरेक्टर्स को मैक्सिमम कितना पैसा दे सकते हैं। उसको दिया अपन ने नेट प्रॉफिट का 11%।
हाउएवर प्राइवेट कंपनी में अगर आप अपने डायरेक्टर्स को 11% से ज़्यादा भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, ये भी एग्जाम्पशन है। जल्दी से पॉइंट रीड मार लीजिए, जल्दी जल्दी कर दो, कितने बचे बस। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा देखिए, अब इसने आगे क्या लिखा है, वैसे एक पब्लिक कंपनी के जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स है, फाइनेंशियल अकाउंट्स है, वो कोई भी आके चेक कर सकता है और कोई भी उसके एक्सट्रैक्ट लेके जा सकता है, जबकि प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ और सिर्फ मेंबर पीएनएल और बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, सबको चेक करने का राइट नहीं होता है। तो ये एक और एग्जाम्पशन है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करना जरूरी नहीं है। श्योर। नेक्स्ट अप, मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 5 years। वैसे मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years, पर प्राइवेट कंपनी में आपकी कंपनी, आप ही के शेयर होल्डर्स हैं, आप ही लोग खेल रहे हो, 5 से ज़्यादा टाइम के लिए भी मैनेजिंग डायरेक्टर लाते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी एक ही रेजोल्यूशन में एक बार में 5 डायरेक्टर 6 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। सर इसका मतलब क्या हो गया, पब्लिक कंपनी और बाकी कंपनीज के लिए रूल है एक बार में एक रेजोल्यूशन से एक ही डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। सर ऐसा क्यों? लेट्स सपोज विकास सर, हरीश सर, मेरे को तीनों को एक कंपनी के डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है, हमें वोट करवाना है। अब क्या क्या एक ही वोट से तीनों का अपॉइंटमेंट या रिजेक्शन कर रहे हो, तो ऐसा सकता है कि हरीश सर, विकास सर सबके फेवरेट हो, मैं ना हूं, जिसकी वजह से या तो आपके इस वोटिंग की वजह से मैं भी बोर्ड के अंदर आ जाऊं, या फिर मेरे को हटाने के चक्कर में तुम उन दोनों को भी बोर्ड से हटा दोगे। या तो तुम लोग वोट हाँ करोगे या ना करोगे। 3 लोगों का बोर्ड तुम्हारे सामने लेके आए, हमने कहा इन तीनों को एक बार में अपॉइंट या रिमूव करना है। अब तुम्हारे 2 पसंद के, एक खराब है, तुमने कहा कोई नहीं वोट कर देते हैं। उल्टा अब तुम्हारे को इसको हटाना ही है, चिराग को हटाना ही था, तुम लोगों ने सबने मना कर दिया कि हम वोट नहीं दे रहे इस फेवर में। ऐसे केस में जो 2 कंपीटेंट अच्छे थे डायरेक्टर्स, वो भी नहीं बने डायरेक्टर्स। तो अपन ने इस पिक्चर के अंदर क्या समझा कि एक रेजोल्यूशन से एक ही डायरेक्टर पास होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में आप एक रेजोल्यूशन से मल्टीपल डायरेक्टर साथ में पास कर सकते हो। श्योर? ये लाइन बोलो, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट तो पूछ लो। नहीं? नेक्स्ट 180, दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी काफी ज्यादा पावर दिया गया है। पहले अपने को पब्लिक कंपनी के पावर्स पढ़ने पड़ेंगे, उसी के बाद इसका मतलब समझ आएगा। तो यहां वाला पॉइंट आपको बाद में आएगा एंड में समझ में। लास्ट, अच्छा, एनीवन नोज व्हाट इज एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर? ठीक है, एक काम करते हैं, 2 मिनट खाली इंटरेस्टेड डायरेक्टर समझा देता हूं एंड वी स्टॉप। ठीक है, हाँ जी दोस्त, आराम से सुनना समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब आप वर्ड यूज करते हो इंटरेस्टेड डायरेक्टर सिग्निफाइज दैट जो भी कंपनी के सामने ये प्रपोजल पुट फोर्थ किया गया है, जो भी कंपनी के सामने प्रपोजल पुट फोर्थ किया गया है, इस डायरेक्टर का इस प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट है, और जैसे ही इस डायरेक्टर का इस प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट है, ये बायस्ड वोटिंग करेगा जो इसके फेवर में, जो इसके इंटरेस्ट के फेवर में जाए। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक बोर्ड का डायरेक्टर हूं जहां पे एक प्रपोजल आता है कि इन लोगों को कंस्ट्रक्शन करवाना है, और ये जो कंस्ट्रक्शन की लिस्ट है उसमें मेरे भाई का नाम भी है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे मेरा वोट तो फिक्स्ड है कि मैं मेरे भाई को ही वोट देने वाला हूं। सही बात है? तो इसको कहते हो अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर में दिक्कत क्या है और अपने को चाहिए क्या करने के लिए? क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा मेरा भाई है और मैं इसी के फेवर में वोट करूंगा, तो लॉ क्या कहता है, आप अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो एंड यू विल नॉट पार्टिसिपेट in that resolution. You will not participate in that resolution. श्योर है? बोलो श्योर। पर प्राइवेट कंपनी को इसमें भी एग्जाम्पशन दिया है। देखो इसने क्या बोला, इंटरेस्टेड डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजिंग हिज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बता दो फिर पार्टिसिपेट कर लेना। मतलब डिस्क्लोजर दोनों ही केसेस में कंपलसरी है। हाउएवर पब्लिक कंपनी के केस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी है पार्टिसिपेट भी कर लो। मेक सेंस? ठीक है।
अच्छा, यही चीज मैंने वापस से इसमें डाल दी है. दिस इज जस्ट एन इंक्लूसिव लिस्ट एंड हैज बीन डेल्ड विद रिस्पेक्टिव प्लेसेस इन द बुक ऑफ पेपर 2 कंपनी लॉ. तो कंपनी लॉ के अंदर इसमें और बहुत डिस्कशन में बात की गई है. हमको सिर्फ इसको एक ओवरव्यू देने के लिए दिया गया है. कंपनी लॉ में इसका ज्यादा डिटेल वर्जन है. ठीक है. When a private company alters its articles, that is restriction, limitation and prohibition, such private company shall be deemed to be a public company. Article of association में 3 restrictions थे. कौन से? 1, number of members up to 200. Second, transferability of shares restricted. Last, prohibition of accepting or inviting deposits from public. आपने इन तीनों में से एक भी restriction हटा दिया, आप उसी टाइम क्या बन जाओगे? पब्लिक कंपनी बन जाओगे. श्योर इनफ है क्या? यहाँ तक बोलो कोई डाउट नहीं? वील स्टॉप फॉर द डे. चलेगा, वील कॉल इट अ डे. आज के लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.